Hi everyone, my name is तमन्ना चौधरी. Welcome to my YouTube channel. I am a physics educator for NEET UG और मैं आज इस छोटी सी क्लास में आज के ब्रेन ग्रिलर सेशन में 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, जो उतने इंपॉर्टेंट है जितने PYQs हैं. तो सारे क्वेश्चंस में से अगर तुम्हें प्रायोरिटी देनी हो तो PYQs को और इन ब्रेन ग्रिलर के क्वेश्चंस को दे सकते हो. बाकी मेरी टेस्ट सीरीज भी चल रही है विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो. ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. बाकी अगर मुझे फिजिक्स के लिए फॉलो करने वाले हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. और अगर नए आए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैंने अभी एक रिसेंटली ही एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है अल्फा क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मैं पूरी फिजिक्स 30 डेज में कंप्लीट करवाने वाली हूँ. और सिर्फ यही बात नहीं, इसके अलावा इस क्रैश कोर्स के अंदर 11 ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो लाइव मॉक टेस्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं PYQs को देखते हुए. मतलब 11 फिजिक्स के फुल मॉक टेस्ट जो PYQ के रेप्लिका हैं, जो मैंने बनाए हैं, जो मैं पोल बेस्ड सेशन की फॉर्म में लूंगी और इन क्लास एनालिसिस भी दूंगी. तो अगर आप ये दोनों चीजें चाहते हैं, क्रैश कोर्स एज वेल एज 11 PYQ फुल मॉक टेस्ट फॉर फिजिक्स, तो आप अल्फा क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. ठीक है, तो जो क्लासेस मिस हो गई हैं आप उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, 98% रेटिंग है, 3000 से ज़्यादा बच्चे एनरोल कर चुके हैं. तो आप भी आइए, एनरोल कीजिए और न्यूटन्स एप्पल से पढ़िए. एक बार देखिए न्यूटन्स एप्पल से पढ़ के फिजिक्स में कितना मजा आता है. अभी तो ये सिर्फ क्वेश्चन सेशन है, लेकिन एक्चुअली में पढ़ना मेरे से दैट इज कम्प्लीटली लाइक दैट इज अनदर एक्सपीरियंस, राइट? सो एनरोल इन द क्रैश कोर्स इफ यू मे. नाउ लेट अस बिगिन विद टुडेस क्लास. ये 30 क्वेश्चंस है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, एक एक करके निपटाते हैं. अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चंस, ये मेरे अल्फा क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए चैप्टर वाइज DPP है. ठीक है, तो अगर आप अल्फा क्रैश कोर्स को ज्वाइन करोगे तो इसके विद एनोटेशंस वाले भी PDF मिलेंगे और विदाउट एनोटेशन वाले भी PDF मिलेंगे. कहाँ पर? हमारे अल्फा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर. ठीक है, तो अभी मैं इन 30 क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से अच्छे से समझाती हूँ. तो पहला क्वेश्चन ये है कि मानो अगर मैं आइडियल गैस को कंप्रेस करती हूँ आइसोथर्मली तो क्या होगा? तो आइसोथर्मल का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर नहीं चेंज होगा. टेम्परेचर नहीं चेंज होगा मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होगी. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज होगी तो सिस्टम के ऊपर आप जितना काम कर दोगे उस सिस्टम को उतनी हीट को रिलीज करना पड़ेगा. और मान लो अगर सिस्टम कोई काम कर रहा है तो उतनी हीट को एब्जॉर्ब करके करेगा. तो यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है. कंप्रेशन होने का मतलब ये है कि सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो बस सिस्टम के ऊपर जितना काम हो रहा है वो उतनी हीट को रिमूव कर देगा. ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है कि PV ग्राफ दो गैसेस के लिए गिवन है और ये दोनों गैसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो फिर बाद में ये पूछा हुआ है कि जो 4 गिवन ऑप्शन है उनमें से बताओ पहली वाली गैस और दूसरी वाली गैस कौन सी हो सकती है. तो देखो, कभी भी PV ग्राफ बनाते हैं ना यार, तो इसके अंडर जो कर्व मिलता है तो वो हमें बेसिकली ये देता है कि वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से या तो प्रेशर कैसे डिक्रीज हो रहा है या प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रही है. समझे ना? तो अभी बात यह है कि जैसे PV कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल में, तो बिकॉज PV कांस्टेंट है तो कोई भी ओवर रिएक्ट या फिर अंडर रिएक्ट नहीं करता. आपने वॉल्यूम को 2 के फैक्टर से बढ़ाया, प्रेशर 2 के फैक्टर से डिक्रीज कर गया, या फिर आपने प्रेशर को 2 के फैक्टर से बढ़ाया तो जो वॉल्यूम है 2 के फैक्टर से डिक्रीज कर गई. लेकिन जब हम आइसोथर्मल से एडियाबैटिक में आते हैं ना तो PV कांस्टेंट नहीं होता, PV गामा कांस्टेंट होता है. मतलब पहले वॉल्यूम की पावर 1 थी आइसोथर्मल में, अब वॉल्यूम की पावर 1 से बड़ी है. तो बेसिकली जितनी ज़्यादा वॉल्यूम की पावर बड़ी होती है ना उतना ही प्रेशर ओवर रिएक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर तो डिक्रीज करना ही था, लेकिन प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज कर गया यहाँ पे. मतलब आई कैन से कि ये वाले गैस के एटॉमिसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि आइसोथर्मल में PV गामा कांस्टेंट होता है. जितनी ज़्यादा गामा की वैल्यू जितनी ज़्यादा गामा की वैल्यू होगी उतना ही प्रेशर ओवर रिएक्ट करेगा. प्रेशर ओवर रिएक्ट करने का मतलब है अगर इंक्रीज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा. तो दोनों केसेस में डिक्रीज हो रहा था, लेकिन ओवर रिएक्ट करता हुआ ज़्यादा डिक्रीज किया इसमें, तो इसकी गामा की वैल्यू बड़ी होगी. तो अगर मैं मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक के गामा की वैल्यू लिखूँ तो मोनो एटॉमिक के लिए कितनी होती है 5/3, डायटॉमिक के लिए 7/5, ट्राइटॉमिक के लिए 4/3. तो तुम लोग देख पा रहे हो कि अगर इसकी गामा की वैल्यू बड़ी है ना तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम है और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है. तो देखो अब कहाँ पर 1 में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है और 2 में नंबर ऑफ एटम्स कम है. ऑप्शन नंबर B गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन. डायरेक्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, कार्नोट इंजन है जिसका सिंक 400 केल्विन के ऊपर है
तो ये कार्नोट इंजन क्या करती है ना, 200 कैलोरी की हीट को एब्जॉर्ब करती है और 150 कैलोरी की हीट को सिंक में डाल देती है। मतलब तुम खुद देखो, एक ऐसी कार्नोट इंजन है जो 200 कैलोरी की हीट उठा रही है और इसमें से 150 कैलोरी रिजेक्ट कर दी, मतलब जो काम किया है इसने सिर्फ 50 कैलोरी से किया है। तो जो 200 कैलोरी को एब्जॉर्ब करके सिर्फ 50 कैलोरी का काम करे, तो तुम देखिए पा रहे हो इसकी जो एफिशिएंसी है 25% होगी। लेकिन वो पूछा नहीं है, इन्होंने हमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है व्हाट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितनी हीट हॉट रिजर्वॉयर से उठाई है डिवाइडेड बाय कितनी हीट हम लोग कोल्ड रिजर्वॉयर पे रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ सारी वैल्यूज ही सब्सटीट्यूट कर दूं कि हॉट रिजर्वॉयर का टेम्परेचर 400, हॉट रिजर्वॉयर से हीट उठा ली 200, कोल्ड रिजर्वॉयर पे हीट रिजेक्ट कर दी 150, तो यहीं से मेरे पास आ जाता है कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर 300 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, मेरे पास 5 मोल आइडियल गैस है जिसकी एटॉमिसिटी की वैल्यू 7/5 है, मतलब गामा की वैल्यू 7/5 है। तो ये कौन सी गैस है? डायटोमिक गैस है। तो ये अभी एसटीपी के ऊपर है ना। तो एसटीपी का मतलब समझ पा रहे हो ना कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा इट इज गोइंग टू बी 20 डिग्री सेल्सियस। तो आई कैन से अभी 5 मोल आइडियल गैस मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और अब मैं इसको कंप्रेस कर रही हूँ एडाबाटिकली सच दैट इसका जो टेम्परेचर है बढ़ के 400 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो बताओ इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो अभी एडाबाटिक के केस में क्या होता है कि किसी भी तरीके का हीट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर हीट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हो तो उसकी उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आई कैन से कि भाई कितनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिस्टम के ऊपर कितना काम हो गया कंप्रेशन के दौरान। तो मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एनआर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय गामा-1। और मैं तो देखो, मैं सिंपली बोल रही हूँ, हमेशा मैग्नीट्यूड निकाला करो, पॉजिटिव और नेगेटिव को लॉजिक के बेसिस के ऊपर आंसर करो। जैसे कि आई नो यहाँ पर आंसर में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्या पता अगर मैं एग्जामिनर होती ना तो मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दे देती -41.55। और ये भी देखने के लिए कि बच्चे को मैग्नीट्यूड निकालना आ रहा है, दैट इज ग्रेट, लेकिन क्या बच्चे को नेचर भी निकालना आ रहा है। तो अभी मेरे पास सिर्फ इतना लॉजिक है कि अगर जो मैं निकाल रही हूँ वो सच है तो मुझे आंसर पॉजिटिव में देना है, और अगर जो मैं निकाल रही हूँ अगर वो झूठ है तो फिर बाद में मुझे आंसर नेगेटिव में देना है। तो अभी ये वाले सिनारियो में मैंने एडाबैटिकली सिस्टम को कंप्रेस किया, मतलब सिस्टम के ऊपर काम किया, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो हो रही है तो आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। अब सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकाल लो मतलब ना न्यूमरेटर नेगेटिव होना चाहिए ना डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। तो जब मैं डेल्टा टी निकालूंगी इट इज गोइंग टू बी बड़े वाला टेम्परेचर माइनस छोटे वाला टेम्परेचर। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस गामा नहीं है, गामा -1 है। अभी जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ इसको समझने के लिए और ताकि तुम्हारे लिए आगे की सारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, अभी तक जितने भी नॉलेज है तुम्हारे अंदर कि कैसे इक्वेशंस लगाते हैं उन सबको साइड में रखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान दो कि मैग्नीट्यूड निकालो, चाहे वर्क डन हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो, तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो फॉर्मूला की हेल्प से। अब जो चीज़ पूछी गई है अगर वो चीज़ हो रही है तो पॉजिटिव में आंसर दे दो, और जो चीज़ पूछी गई है अगर मानो वो नहीं हो रही है तो फिर बाद में नेगेटिव में आंसर दे दो। यहाँ पर एडाबैटिक कंप्रेशन था तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, तो ऑल टुगेदर मुझे आंसर पॉजिटिव में देना था। ठीक है, अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ तो भाई जब मैं मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ तो मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा अगर मैं डेल्टा टी को लूंगी बड़े वाला टेम्परेचर माइनस छोटे वाला टेम्परेचर, विच इज इक्वल टू 400 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए विच इज गामा-1, क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। दैट इज इट। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 8.314 है, डेल्टा टी की वैल्यू 380 आ गई, गामा-1 7/5 - 1 आ गया, और इसको सॉल्व करने पे जो आंसर है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 41.55 किलो जूल आ जाता है। तो ये जो आंसर है वो किस में है? किलो जूल में है, मतलब आंसर है 41.55 इंटू 10⁻³ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, एक ऐसी एडाबाटिक प्रोसेस है जिसके अंदर क्यूब ऑफ द प्रेशर इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वॉल्यूम। तो बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब एटॉमिसिटी। तो तुम्हें ये वाले केस में एटॉमिसिटी पूछा हुआ है तो भाई तुम्हें पता ही है ना कि अगर मेरे पास एडाबाटिक प्रोसेस है तो पीवी गामा कांस्टेंट होगा। तो अगर मुझे बोला हुआ है कि p⁻³ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v⁻⁴, मतलब ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो गई।
अब अगर मानो मैं दोनों की पावर को 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कांस्टेंट हो गई। सो इफ PV 4 raised to power 3 इज कांस्टेंट, सो ऑब्वियस सी बात है इफ PV गामा इज कांस्टेंट तो गामा की वैल्यू 4/3 होगी। 4/3 कितना होता है 1.33। ऑप्शन नंबर बी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। और अगर मानो मैं तुमसे पूछूं कि एक्चुअली में किस तरीके की गैस है, कि कौन सी ऐसी गैस है जिसकी गामा की वैल्यू 4/3 होती है, सो दैट इज अ ट्राइएटॉमिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये पीवी ग्राफ नहीं है, ये पीटी ग्राफ है, ठीक है। अब इस पीटी ग्राफ में हमें ये बोला हुआ है कि मानो अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, ठीक है, जिसको मैं ऐसे ही साइक्लिक प्रोसेस में घुमा रही हूँ, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके ए। तो अभी मुझसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल। तो अभी मुझे यहाँ पर नेट वर्क डन पूछा हुआ है और मुझे अच्छे से पता है वर्क डन भी 2 तरीके का होता है। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर वर्क डन ऑन दी सिस्टम 2 जूल है, वर्क डन बाय दी सिस्टम 4 जूल है, तो टोटल वर्क 6 हो गया। नहीं, मुझे ध्यान देना है कि कौन कौन सी प्रोसेसेस में, क्योंकि ये मेरे पास 4 प्रोसेसेस हैं, मुझे चारों प्रोसेसेस को इंडिविजुअली स्टडी करना पड़ेगा नेटवर्क को निकालने के लिए। अगर ये मेरे पास पीवी ग्राफ होता ना तो चीज़ें बड़ी आसान थी, मैंने सिंपली सिंपली इसका एरिया ले लेना था। लेकिन ये पीटी ग्राफ है। अब यहाँ पर वर्क डन पूछा हुआ है, मतलब अब हम इंडिविजुअल स्टेप को स्टडी करेंगे और फिर बाद में वर्क डन को निकालेंगे। तो अभी मैं जिस हिसाब से देख पा रही हूँ, अगर मानो बच्चों मैं ये वाले प्रोसेस की बात करूँ और ये वाले प्रोसेस की बात करूँ, ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस भी आइसोबारिक है, ये प्रोसेस भी आइसोबारिक है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है। यहाँ पर भी जो टेम्परेचर में चेंज है, देखो ये मेरे पास 2T टेम्परेचर है तो ये मेरे पास T टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ, अच्छा मानो अगर कोई बच्चा पूछे कि दी आपको कैसे पता कि ये सिनेरियो होने वाला है, ठीक है, तो तुम देख पा रही हो ये P है, ये 2P है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी बेसिस पे यहाँ पर T और यहाँ पर मैं 2T ले सकती हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं वो आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, NR मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर चेंज का जो मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला कि हमेशा कोई भी चीज़ को फॉर्मूला से निकाल रहे हो हमेशा मैग्नीट्यूड की टर्म्स में निकालो और फिर बाद में देखो कि एक्चुअली में वो हम जो चीज़ निकाल रहे हैं व्हाट इज दैट। फॉर एग्जाम्पल अगर मानो मैं यहाँ पे बात करूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू NR बड़े वाला टेम्परेचर माइनस छोटे वाला टेम्परेचर। अगर मानो मैं यहाँ पर जाऊँ, अगेन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू NR बड़े वाला टेम्परेचर माइनस छोटे वाला टेम्परेचर। लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है ना कि ये वाली प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ये एक्सपांशन है, तो ये जो काम है वो एक्सपांशन से रिलेटेड है। उसी तरीके से अभी अगर मैं ये वाले काम की बात करूँ तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रही है, तो ये जो काम है वो कंप्रेशन से एसोसिएटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन दोनों का नेचर ऑपोजिट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। कि फॉर एग्जाम्पल मानो अगर सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है 2 जूल का, तो यहाँ पर सिस्टम के ऊपर काम हो जाएगा 2 जूल का, तो दोनों अपने नेट इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब फिर बाद में मैं ये वाली प्रोसेस पढ़ूंगी, मैंने जब आइसोबारिक को पढ़ा तो मुझे पता लग रहा है कैंसिल आउट हो रहे हैं। अब मानो अगर मैं ये वाली प्रोसेस को पढ़ूं जब डी से लेके ए तक जा रहे हैं या फिर जब हम लोग बी से लेके सी तक जा रहे हैं, अब ये मेरे पास आइसोथर्मल पे है ना। तो दोबारा से मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूंगी विच इज इक्वल टू NRT नेचुरल लॉग बड़े वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटे वाली वैल्यू, इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अभी मानो अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स RT नेचुरल लॉग बड़े वाली वैल्यू छोटे वाली वैल्यू प्रेशर के टर्म्स में, और जब मैं यहाँ पर आ रही हूँ तो दोबारा से NRT NR बस यहाँ पर टेम्परेचर है 2T मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बड़े वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय छोटी वाली वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है कि हम लोगों ने जो भी चीज़ निकाली है, चाहे वो वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो वर्क डन बाय दी सिस्टम हो, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जो भी वर्क डन या फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज हम लोगों ने जो भी निकाला है ना, मतलब जो भी हम लोगों ने वर्क डन निकाला है उसका मैग्नीट्यूड पहले वाले केस में इतना है, दूसरे वाले केस में इतना है। अब गौर फरमाना कि यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब दिस इज रिलेटेड टू एक्सपांशन। और मानो अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एक मिनट, यहाँ पर प्रेशर, ये दोबारा से सुनना, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, तो वॉल्यूम कम हो गई, सो दिस इज रिलेटेड टू कंप्रेशन। और यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है, मतलब वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज, सो दिस इज रिलेटेड टू एक्सपांशन।
मतलब यहाँ पर मैंने ये वाली प्रोसेस के लिए जो आंसर निकाला है, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, और यहाँ पर जो मैंने बी से लेके सी तक के लिए निकाला है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये हो गया वर्क डन ऑन दी सिस्टम, ये हो गया वर्क डन बाय दी सिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है, अगर सिस्टम के ऊपर इतना काम हो रहा है और फिर बाद में सिस्टम इतना काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली फिर बाद में सिस्टम ने कितना काम किया। मानो अगर ये मेरे पास W2 है और ये मेरे पास या फिर ऊपर वाले को W3 ले लेती हूँ और नीचे वाले को मानो मैं W4 ले लेती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जो नेट वर्क है ना, वो सिस्टम ने ही किया है। कितना किया है? W4 माइनस W1, सो 2 टाइम्स ऑफ RT नेचुरल लॉग 2 माइनस RT नेचुरल लॉग 2 गिव्स मी द आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोबारा से इसका रिकैप देख लेना, बाकी एक छोटा सा जिस्ट दे रही हूँ। यहाँ पर जितना वर्क डन ऑन द सिस्टम था, ठीक है, उतना ही यहाँ पर जितना भी वर्क डन ऑन द सिस्टम था, यहाँ पर उतना ही वर्क डन बाय द सिस्टम था, कैंसिल आउट कर गए। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुई, तो कंप्रेशन से रिलेटेड इतना काम है। यहाँ पर एक्सपांशन से रिलेटेड इतना काम है, तो ऑब्वियसली बात है एक्सपांशन से रिलेटेड ज़्यादा काम है, मतलब जो नेट काम है वो एक्सपांशन से रिलेटेड है। सो नेट वर्क विच इज़ डन इज द वर्क विच इज़ डन बाय द सिस्टम, जिसकी वैल्यू होगी ये वाला मैग्नीट्यूड माइनस ये वाला मैग्नीट्यूड। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक कार्नोट इंजन है। पहले वाले कार्नोट इंजन के एक रिजर्वॉयर का टेम्परेचर इतना है, दूसरे रिजर्वॉयर का टेम्परेचर इतना है, उसकी एफिशिएंसी इतनी है। मेरे पास एक और कार्नोट इंजन है जिसके एक रिजर्वॉयर का टेम्परेचर इतना, दूसरे रिजर्वॉयर का टेम्परेचर इतना और उसकी एफिशिएंसी इतने। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि ऐसा करो कि दोनों की एफिशिएंसी को कंपेयर करो, तो हम कंपेयर तभी कर पाएंगे ना अगर मैं डिफाइन कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं पहले वाले कार्नोट इंजन की बात करूंगी। तो तुम देख पा रहे हो, दिस इज द लोअर टेम्परेचर, सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वॉयर। अब कभी भी जब हम लोग टेम्परेचर को रखते हैं, देखो टेम्परेचर चेंज की मैं बात करूँ तो जो डिग्री सेल्सियस में चेंज आता है वही केल्विन में आता है, लेकिन जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर की बात करूँ तो हम हमेशा केल्विन में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो एफिशिएंसी होता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर बाय हॉट रिजर्वॉयर। कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर मैंने 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 473 केल्विन 200 डिग्री सेल्सियस। ये पहले वाले के लिए एफिशिएंसी निकाल ली, अब दूसरे वाले के लिए भी निकाल लूंगी। दूसरे वाले के लिए ये वाला टेम्परेचर छोटा है बिकॉज दिस इज माइनस 200 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 73 केल्विन। तो ये 73 केल्विन है, ये 273 केल्विन है, तो ऑब्वियसली बात है ये कोल्ड रिजर्वॉयर है, ये हॉट रिजर्वॉयर है, तो इसके भी एफिशिएंसी निकाल ली। अब दोनों के एफिशिएंसी निकाल ली है तो दोनों को डिवाइड करके मैं कंपेयर कर सकती हूँ, तो आंसर आ जाता है मेरे पास 0.577। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड का प्रोपोगेशन एयर में कैसा होता है? एडायबैटिक होता है। ये चीज हम लोग बच्चों KTG में भी करते हैं, इसी को लैप्लेस करेक्शन भी बोला जाता है। टायर है, उसके अंदर जो हवा थी वो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर थी और अंदर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। अब मानो अगर टायर बर्स्ट कर जाता है तो बताओ नया टेम्परेचर कितना होगा? तो ऑब्वियसली बात है कोई भी क्विक प्रोसेस हो, जैसे कि अगर मैं साउंड के प्रोपोगेशन की बात करूं या फिर अगर मैं टायर के फटने की बात करूं, तो कोई भी अगर क्विक प्रोसेस होती है दैट इज ऑलवेज एडायबैटिक इन नेचर। तो अभी एडायबैटिक प्रोसेस में अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर को लिंक करना है तो मुझे फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे याद रखना है सिर्फ PV गामा कांस्टेंट। अब मुझे PV गामा कांस्टेंट है, मुझे अच्छे से पता है, मुझे वॉल्यूम नहीं चाहिए। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो अगर वो प्रोपोर्शनैलिटी मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो देखो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक नया रिलेशनशिप आया। सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू टेम्परेचर गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P की पावर 1 माइनस गामा। सो टेम्परेचर गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की पावर गामा माइनस 1। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी आ गई है तो कर दो, T1 बाई T2 की पावर गामा इट इज इक्वल टू P1 बाई P2 की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ पर सॉल्व हो गया ना। इनिशियल टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस है, बोले तो 300 केल्विन। इनिशियल प्रेशर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक बार जब टायर फट जाता है तो अब जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आ जाती है, तो हम लोग यहाँ पर 4 ATM से लेके 1 ATM तक आ रहे हैं। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई सब्सटीट्यूट करके। अब मानो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड पे पावर 7/5 है, राइट हैंड साइड पे पावर 2/5 है, तो मतलब मुझे ईजी करना पड़ेगा ना अपने लिए आंसर तक पहुंचना। तो अब मैं क्या करूँगी ना, मैं यहाँ पर बिकॉज मुझे टेम्परेचर सीधा साधा चाहिए, मैं नहीं चाहती टेम्परेचर के ऊपर कोई पावर हो, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर पावर है 7/5। तो मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पावर को 5 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दूंगी ताकि ये वाली वैल्यू अल्टीमेटली 1 आ जाए।
लेकिन मानो अगर सेम सिनारियो मैं यहाँ पर करती हूँ तो ये वाली वैल्यू 2/7 आती है। सो आई गेट दिस एज द आंसर। अब टी की वैल्यू निकालूँ तो टी की वैल्यू होगी 300 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 2/7 और 300 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर -2/7। इस तरीके के PYQs है, बिल्कुल नीट लेवल है। ठीक है, ये बिल्कुल नीट के प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट्स तुम्हारे कवर हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बेसिक है कि ए डायबैटिक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी होगी हीलियम के लिए एनटीपी के ऊपर। तो एनटीपी के ऊपर प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ए डायबैटिक बल्क मॉड्यूलस गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर होता है। ये चीज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में भी करते हैं कि अगर मानो मुझे आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना हो दैट इज द प्रेशर, लेकिन अगर मुझे ए डायबैटिक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना हो दैट इज गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर। तो अभी हीलियम के लिए गामा की वैल्यू होगी 5/3 विच इज 1.67 और प्रेशर की वैल्यू होगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर सी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ गिवन है। ये गिवन है 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस के लिए। तो अभी मुझसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड एंड द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस 1-2। तो प्रोसेस 1-2 में हमें रिलेट करना है कि एक्चुअली जो सिस्टम है कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर बाद में उसमें से कितना कम कर रहा है। तो ये जो रेशियो है वो 1 आ जाता अगर मानो आइसोथर्मल प्रोसेस होती, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज आता नहीं है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता नहीं है, तो सिस्टम जितनी भी हीट एब्जॉर्ब कर ले वो उतने का काम भी कर लेता है। लेकिन तो मतलब तुम देख पा रहे हो कि ये जो रेशियो है वो डिपेंड करेगा इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि हम अभी किस तरीके के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो ये वाली प्रोसेस देखो ना, ये वाली प्रोसेस में मैं देख पा रही हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर जो आइसोबारिक के ऊपर होता है। तो आइसोबारिक में तो चीज़ें सीधी ही हैं कि जब मैं गामा की बात करूँ तो गामा की वैल्यू ही मुझे ये देती है कि अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ हीट ऐड करती हूँ तो उसमें से कितना जाता है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। तो अभी मेरे पास हीलियम गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, गामा की वैल्यू 5/3 होगी। मतलब हर 5 हीट जो मैं ऐड कर रही हूँ उसमें से 3 जाएगा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब 2 जाएगा काम करने के लिए। सो रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड टू द वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5/2 कि 5 में से 3 हिस्से इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने को चले गए तो 5 में से 2 हिस्से काम करने को जाएंगे। सो कितना हीट ऐड हुआ है डिवाइडेड बाय कितना काम किया है, दिस रेशियो इज गोइंग टू बी 5/2। ऑप्शन नंबर बी गिविंग मी द करेक्ट ऑप्शन है, PYQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रेफ्रिजरेटर इतनी अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द हीट ट्रे। सो दिस इज द हीट विच इज टेकन अप फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वॉयर। इस रेफ्रिजरेटर के अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू इतनी है तो बताओ मोटर कितना काम कर रहा है, या फिर आई कैन से कि जो रेफ्रिजरेटर है कितनी बिजली खा रहा है। तो ये तो काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है बिकॉज अगर मानो मैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर की बात करूँ तो देखो यार, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी पूछा हुआ या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा हुआ, इट इज़ ऑलवेज आउटपुट बाय इनपुट। अब जैसे कि मैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की बात करूँ तो आउटपुट है कोल्ड रिजर्वायर को और ठंडा करना, मतलब कोल्ड रिजर्वायर से हीट उठाना, और इनपुट क्या है जितना बिजली खा रहा है। सो आई कैन से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी हीट टेकन अप फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर डिवाइडेड बाय द वर्क डन। तो यहीं से मेरे पास वर्क डन की वैल्यू 500 कैलोरी आ गई। तो अभी कुछ बच्चे सिली मिस्टेक कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं अगर मानो पोल बेस्ड सेशन होता, या फिर OMR में फिलिंग कर देते ऑप्शन नंबर डी की। लेकिन एक ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है कि जो हीट हम लोगों ने कोल्ड रिजर्वायर से उठाई है वो कैलोरी में है, तो कैलकुलेशन करके कितना काम हुआ है वो भी कैलोरी में आया है। फिर इसको जाउल में कन्वर्ट करने के लिए तो कैलोरी को जाउल में कैसे कन्वर्ट करते हो, 4.2 से मल्टीप्लाई करते हो because 1 calorie it is going to be equal to 4.2 joule. So 500 calorie is going to be equal to 500 multiplied by 4.2 joule. Option number A giving you the correct option. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अगर मानो दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास गैस है इतने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर थी, है ना, और इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी इसी कांस्टेंट प्रेशर पे फ्रॉम 0.5 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब। तो मानो अभी अगर इस गैस ने इतनी हीट को एब्जॉर्ब किया था तो बताओ उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है। सो
कंसेप्ट इतना है कि मानो मेरे पास एक सिस्टम है। अभी मानो अगर सिस्टम कुछ अमाउंट की हीट ऐड करता है तो वो क्या करेगा, कुछ को यूज़ करके इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर लेगा और कुछ को खर्च कर देगा काम करके। अब मुझे ये वाली वैल्यू पता है कि इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, इट इज़ इक्वल टू 8 × 10⁵ जूल। मुझसे ये पूछा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, तो मैं ये देखूंगी ना, सिर्फ मतलब ये निकालने के लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि सिस्टम ने कितना काम किया है। तो यार कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वर्क डन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, इट इज़ पी डेल्टा वी। हमेशा मैग्नीट्यूड निकालो। सो इट इज़ गोइंग टू बी पी मल्टीप्लाइड बाय बड़ी वाली वॉल्यूम माइनस छोटी वाली वॉल्यूम, तो मेरे पास वर्क डन इतना आ जाता है। अब मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर हीट ऐड हुई है आइसोबारिक में, तो सिस्टम एक्सपांड किया है, मतलब एक्चुअली में सिस्टम ने काम किया है। तो मतलब अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, देन दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। सो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑफ दिस वैल्यू। तो अब तुम जरा सा सोचो, अगर 8 × 10⁵ जूल की हीट को एब्जॉर्ब करके सिस्टम ने 6.75 × 10⁵ जूल का काम कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है 1.25 × 10⁵ जूल कहाँ पर जा रहा है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ द ग्राफ का क्वेश्चन है। तो हमें एक साइक्लिक ग्राफ गिवन है वीटी डायग्राम के फॉर्म में। अब मुझे इसका पीवी ग्राफ बनाना है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए द नंबर वन एडवाइस is to not try to solve the entire question simultaneously. It is not to study all the three processes simultaneously, one step at a time. For example, अगर मेरे पास ये ABC की प्रोसेस है, तो अब मैं सबसे पहले A से लेके B तक जाऊंगी। अब मैं इस प्रोसेस को स्टडी करूंगी, तो तुम देख पा रहे हो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में मुझे अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मतलब ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पे ही वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो ये आ गया कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है। अब मुझे देखना है कौन कौन से ग्राफ में ये सही है। अब मैं पहले वाले ग्राफ में ए से लेके बी तक चली, तो देखो कांस्टेंट प्रेशर था, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो अभी तक तो ठीक है। फिर मैं दूसरे वाले में चली, तो ए से लेके बी तक कहाँ कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये यहीं पे गलत हो गया। अब मैं सी वाले में चली, तो ए से लेके बी तक कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी सही हो सकता है। डी प्रोसेस की बात करूं, तो ए से लेके बी तक जा रहे हैं, तो कहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि या तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक है या बी ठीक है। तो अब मैं ए से लेके बी तक चली गई, सॉरी, या तो ए ठीक है या सी ठीक है। ए से लेके बी तक स्टडी कर लिया, अब मैं बी से लेके सी तक जाऊंगी। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि बी से लेके सी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अभी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। तो अब मुझे देखना है कि कहाँ पर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों में से, कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज कर रहे हैं। तो जब मैं पहली वाली प्रोसेस की बात करूँ, तो वॉल्यूम को तो कांस्टेंट है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर तुम देखो कांस्टेंट वॉल्यूम है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास एक मोनो एटॉमिक गैस है, अगर मानो मैं उसको क्यू की अमाउंट की हीट देती हूँ, है ना, तो बताओ जो गैस है वो कितना काम कर रही है। तो ये तो अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया कि भाई अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके गामा की वैल्यू 5/3 है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं उसको 5 अमाउंट की हीट दूंगी ना, तो उसमें से 3 का वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करवाएगी और 2 का काम करेगी। सो आई कैन से कि अगर मैं उसको क्यू अमाउंट की हीट दे रही हूँ, तो उसमें से 3/5 जा रही है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है जो बची हुई 2/5 है वो जा रही है काम करने के लिए। यही पूछा हुआ है कितनी हीट जाएगी काम करने के लिए, सो इट इज गोइंग टू बी 2/5 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानो अगर मैं सिस्टम में 110 जूल की हीट को ऐड कर देती हूँ और उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 40 जूल से इंक्रीज हो जाती है, तो बताओ फिर सिस्टम ने कितना काम किया है। तो तुम बताओ, मम्मी तुम्हें 110 रुपये दे और उसकी वजह से तुम्हारी सेविंग्स सिर्फ और सिर्फ 40 से इंक्रीज हो रही है, तो बचे हुए 70 रुपये कहाँ पर गए, तुमने खर्च कर दिए। वही तो यहाँ पर है, सिस्टम में आपने 110 जूल की हीट को ऐड किया, उसमें से 40 जूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, तो बची कुछ 70 जूल कहाँ पर गई, सिस्टम ने खर्च कर दिया, कैसे, काम करके। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, इट इज गोइंग टू बी 70 जूल। ऑप्शन नंबर बी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ग्राफिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये दूसरा ग्राफिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पीवी ग्राफ गिवन है। तो ये जो ग्राफ है वो 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस के लिए गिवन है। तो
तो अभी मुझसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि जब हम ए से लेके बी तक जा रहे हैं, बताओ हम लोग सिस्टम के अंदर कितनी हीट ऐड कर रहे हैं। तो मैंने तो हाथ खड़े कर लिया भाई, मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने कितनी हीट को ऐड किया है, वो डायरेक्टली तो नहीं आ सकता। हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि ए से लेके बी तक सिस्टम ने कितना काम किया, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई। तो मैं बोल दूंगी कि भाई हम लोगों ने सिस्टम में जितनी भी हीट ऐड की थी ना, ये वही हीट है जो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जा रही है, और सिस्टम जो खर्च कर रहा है काम करके। तो अगर मानो मुझे ये निकालना है तो मैं ये निकालूंगी कि इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज आया और सिस्टम ने कितना काम कर दिया। अब देखो मेरे पास पीवी ग्राफ है, तो पीवी ग्राफ के अंडर का एरिया ही मुझे वर्क डन दे देता है ना। तो अभी मानो, आई एम सो सॉरी, अभी मानो अगर मैं यहाँ पर ये वाला एरिया निकाल लेती हूँ, ये पूरे का पूरा एरिया निकाल लेती हूँ, तो ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके 0.5 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट आया। ये मेरे पास पी नॉट वी नॉट आ गया। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि ए से लेके बी तक जब हम जा रहे हैं तो सिस्टम ने काम कर दिया 1.5 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट का। अब मुझे बस ये देखना है कि जब हम ए से लेके बी तक जा रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। तो मैं जानती हूँ इंटरनल एनर्जी में चेंज किसी भी गैस के लिए इट कैन बी रिटन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है। अब टेम्परेचर तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मानो अगर मुझे यहाँ पर टेम्परेचर को टी नॉट बताना हो, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कितना आ जाएगा, पी नॉट वी नॉट एन आर टी नॉट। तो टी नॉट की वैल्यू आ गई पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। और मानो अगर मुझे ये वाले टेम्परेचर को लिखना हो, मानो ये टी ए टेम्परेचर है, अब मानो अगर मुझे टी बी टेम्परेचर को लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पर प्रेशर 2 पी नॉट है, यहाँ पर वॉल्यूम 2 वी नॉट है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो टी बी है। तो तुम देख पा रहे हो टी बी की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 4 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर। तो देखो ना, तुम्हारे पास इनिशियल टेम्परेचर भी है पी नॉट वी नॉट बाई एन आर, तुम्हारे पास फाइनल टेम्परेचर भी है, तो चेंज इन टेम्परेचर तुम लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। बड़े वाला टेम्परेचर माइनस छोटे वाला टेम्परेचर। हीलियम गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो सीवी की वैल्यू आ गई 3r/2। सो एन आर से एन आर गया, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 4.5 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। तो बताओ अगर ए से लेके बी तक जाने में सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इतने से इंक्रीज हो गई और सिस्टम ने काम भी इतने का कर लिया, मतलब हीट कितनी ऐड हुई थी। ये वही बात है कि मम्मी ने तुम्हें कुछ पैसे दिए जिसकी वजह से 4.5 पैसों से तो तुम्हारी जमा पूंजी इंक्रीज हो गई, तुम्हारी सेविंग्स इंक्रीज हो गई, और तुमने 1.5 खर्च भी कर दिए। तो मम्मी से कितने पैसे आए थे, हाँ जी, मम्मी से कितने पैसे आए थे, 6 रुपए आए थे। तो अगर हम, तो ये तो फर्स्ट सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ना, कि हम लोग सिस्टम में कितनी हीट ऐड कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज आ रहा है और वो जो सिस्टम है कितना काम कर पा रहा है उस हीट की वजह से। सो दिस इज 4.5 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट, दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। तो आंसर कितना आ गया, 6 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। तो ज्यादा ना पॉजिटिव, ज्यादा नेगेटिव के चोंचले में मत फंसना, सच झूठ इंक्रीज डिक्रीज के टर्म्स में आंसर दो। if this is not making any kind of sense to you कि दी but our teacher has not showed us this approach कि सच झूठ, हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव और इक्वेशन लगाना आता है, तो मुझसे पढ़ लो, मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है। एज बेसिक इज दैट, मैं तो तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ ना कंटेंट, सो उसमें एनरोल हुई है। उसके साथ साथ तुम्हें 11 मॉक टेस्ट भी फ्री मिल जाएंगे जो मेरे होंगे, PYQ रेप्लिका होंगे, इन क्लास एनालिसिस के साथ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास एक आइडियल गैस है जिसको मैंने कंप्रेस किया आइसोथर्मली, जब तक उसका जो प्रेशर है वो डबल नहीं हो जाता। तो मानो पहले प्रेशर P था, अब वो प्रेशर जो है 2P हो गया। तो मैं जस्ट रिज्यूम कर रही हूँ कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो अगर पहले वॉल्यूम V थी तो अब वॉल्यूम V/2 हो जाएगी। तो मैंने ये किया और फिर बाद में मैंने उसको एक्सपांड करने दिया एडायबैटिकली, जब तक वो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को गेन नहीं करता है। मतलब अभी एडायबैटिक प्रोसेस हो रहा है, तो अभी एडायबैटिक प्रोसेस तब तक होगा जब तक हमारा जो फाइनल स्टेट है उसकी वॉल्यूम V नहीं हो जाती। तो ऑब्वियसली बात है अब यहाँ पर प्रेशर P1 आ जाएगा। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर। सो दिस इज द फाइनल प्रेशर, दिस इज द इनिशियल प्रेशर, P1/P की वैल्यू पूछी हुई है। तो ये मतलब इस तरीके के बड़े सारे PYQs भी हैं। इसके बाद PYQs लगा लोगे ना तो बन जाएंगे। दैट इज द एसेंस ऑफ ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चंस जो रिक्वायर्ड है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वो तुम्हें नैरो डाउन करके प्रोवाइड किया जा रहा है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, तो मुझे एडायबैटिक प्रोसेस को स्टडी करना है ना, मुझे एडायबैटिक प्रोसेस को बस ऐसे स्टडी करना है कि जब तक वॉल्यूम डबल हो रही है ना, तो बताओ प्रेशर 2P से लेके कितना हो जाएगा। एक बार मेरे पास P1 आ जाता है
तो मैं उसको P के साथ आराम से रिलेट कर पाऊंगी। तो PV गामा कांस्टेंट है, तो PV गामा कांस्टेंट है मतलब P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 की पावर गामा। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू है 2P, ठीक है, ये वाली वैल्यू है मेरे पास P1, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, रुको मैं ऐसा करती हूँ, इसको PX ले लेती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज PX, जस्ट अ सेकेंड। तो मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे Px/P की वैल्यू पूछी हुई है। तो मैंने बोल दिया P1/P2 इट इज इक्वल टू V2/V1 की पावर गामा, 1 बीइंग द इनिशियल एंड 2 बीइंग द फाइनल। तो मेरी प्रोसेस जो ए डायबैटिक है वो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, मेरी जो ए डायबैटिक प्रोसेस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम V/2 जाएगा, फाइनल वॉल्यूम V जाएगा, तो ये ऑल टुगेदर पूरी की पूरी वैल्यू 2 हो जाती है ना। मेरे पास अभी यहाँ पर जो गैस है उसके गामा की वैल्यू 1.4 है, तो मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। इनिशियल प्रेशर 2P है, फाइनल प्रेशर PX है, PX की वैल्यू हमें निकालनी है। तो तुम देख पा रहे हो 2P डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू 2 की पावर 1.4। अब क्वेश्चन ने हमें हेल्प किया हुआ है कि 2 की पावर -1.4 0.38 है। सो 2 की पावर 1.4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -1.4, ये आ गया 0.38। सो इफ दिस इज इक्वल टू 0.38 तो अब निकाल लो 2P/PX इज इक्वल टू 1/0.38। तो मेरे पास आया PX/P इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0.38, तो 0.76/1 गिविंग मी द आंसर। कार्नोट इंजन में रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, ऑर्डर क्या है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडाबैटिक एक्सपांशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडाबैटिक कंप्रेशन। ऑप्शन नंबर ए गिविंग मी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बोला हुआ है बताओ कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी अगर मैं 2 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस के टेम्परेचर को 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक बढ़ाना चाहती हूँ, और अगर इन केस यहाँ पर कोई भी काम भी नहीं हो रहा है, मतलब तुम समझे कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी काम नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो कितनी हीट को हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर 273 से लेके 373 तक चला जाए। तो भाई अगर आइसोकोरिक है तो ऑब्वियसली बात है मैंने जितनी हीट ऐड की है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में जा रही है। तो अगर मुझसे ये पूछा हुआ है कि बताओ हमें कितनी हीट ऐड करनी पड़ रही है, तो वो निकालने के लिए मैं बस ये निकालूंगी कि इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज आया। सो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कितना आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, CV of the gas multiplied by the change in the temperature। तो नंबर ऑफ मोल्स 2 है, मोनो एटॉमिक गैस है, CV की वैल्यू 3R/2 आ गई, और टेम्परेचर कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हो रहा है, 273 से लेके 373 तक आ रहा है, तो टेम्परेचर में चेंज 100 का है, दैट इज इट। आंसर कितना आ गया 300R, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये है कि हम I से लेके F तक, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, 2 तरीके की प्रोसेसेस के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। तो मानो जब हम I से लेके F तक जा रहे हैं IAF के पाथ के अलोंग, तो यहाँ पर यह है कि हीट जो हम सिस्टम को दे रहे हैं वो 50 कैलोरी है, और इस 50 कैलोरी में से 20 कैलोरी का सिस्टम काम कर देता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, मतलब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है वो 30 जूल का आया है। अब यहाँ पर बोला हुआ है मानो अब की बार हम पाथ को चेंज करते हैं, कि मानो अब की बार हम लोग इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक हम लोग 20 से होते हुए होके जाए। तो अब बोला हुआ है कि अब मानो अगर हम सिस्टम में 36 कैलोरी की हीट को ऐड करते हैं, तो अब यहाँ पर सिस्टम कितना काम करेगा। तो भाई चाहे मैं ये वाली प्रोसेस की बात करूँ या मैं ये वाली प्रोसेस की बात करूँ, दोनों के लिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो दोनों के लिए चेंज इन दी पॉइंट सेम है, दोनों के लिए चेंज इन दी इंटरनल एनर्जी सेम है। तो अगर यहाँ पर 50 कैलोरी की हीट को ऐड करके सिस्टम अगर सिस्टम 20 कैलोरी का काम कर रहा है, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी 30 कैलोरी से। सेम चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो ये वाले प्रोसेस में भी अगर मुझे 30 कैलोरी की हीट को बचाना है, तो ऑब्वियसली बात है अगर सिस्टम में 36 कैलोरी की हीट ऐड करोगे तो मैं यहाँ पर सिर्फ 6 कैलोरी को ही खर्च कर सकती हूँ। तो अगर यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज 30 कैलोरी का आना चाहिए, तो अगर 36 कैलोरी की हीट ऐड हो रही है तो उसमें से 6 कैलोरी का काम कर दो। सो आई कैन से वर्क डन अलोंग द पाथ IBF इट इज गोइंग टू बी 6 कैलोरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक ऐसा गिवन सिस्टम है जिसके अंदर
वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। तो बताओ यहाँ पर किस तरीके की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मतलब अभी हम लोग एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम जितना काम कर देता है उसकी उतनी जमा पूंजी कम हो जाती है। सिस्टम जितना काम कर देता है उतनी उसकी सेविंग्स कम हो जाती है। तुम जितना खर्च कर रहे हो तुम्हारी उतनी सेविंग्स कम हो गई, मतलब मम्मी का कोई रोल है ही नहीं। तो अगर सिस्टम जितना भी काम कर दे उसकी उतनी ही इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, मतलब हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हीट का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके की प्रोसेस में नहीं होता? एडियाबैटिक में। 2 kg पानी है जिसकी वॉल्यूम 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब से 3.34 मीटर क्यूब में चेंज हो जाती है। कितने प्रेशर के ऊपर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो वर्क डन पूछा हुआ है, सो नाउ दिस इज वेरी बेसिक। वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V, है ना। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया विच इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। वॉल्यूम में चेंज कितना? तो ये इनिशियल वॉल्यूम है 0.002, ये मेरे पास फाइनल वॉल्यूम है 3.34। तो चेंज आ गया मेरे पास इतने का। तो जब मैं प्रेशर को इस वॉल्यूम चेंज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास काम आ जाते हैं। तो वो वाली वैल्यू होगी मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पूछा हुआ है, तो मैंने बोला ना आंसर हमेशा पॉजिटिव में निकालो। आंसर हमेशा पॉजिटिव में निकालो, मतलब अगर कहीं पे भी कुछ भी डेल्टा समथिंग दिख रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू करो। अब मैं ये एडवाइस दे रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। व्हाट आई वांट टू से इज कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। जैसे कि वर्क डन बाय द सिस्टम पूछा हुआ है, मानो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम ना हो के वर्क डन ऑन द सिस्टम होता, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना। तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैग्नीट्यूड इतना है। अब मैं देखूंगी क्या कि मुझसे क्या पूछा हुआ है। तो मुझसे पूछा है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मुझे देखना है कि क्या एक्चुअली में वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर हो रहा है तो मैं पॉजिटिव के आंसर को क्लिक कर दूंगी, अगर नहीं हो रहा है तो नेगेटिव के आंसर को। तो बच्चों वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है तो टेम्परेचर में भी तो इंक्रीज आ रहा होगा ना, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। और यहाँ पर सिस्टम एक्सपांड हुआ है, तो सिस्टम एक्सपांड हुआ है तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम ने काम किया है। सिस्टम एक्सपांड करता है तो सिस्टम ने काम किया है। सिस्टम के ऊपर काम हो रहा होता है मतलब सिस्टम कंप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर तो सिस्टम एक्सपांड हो रहा है और यही पूछा हुआ है व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सच है ये, तो अगर सच है तो पॉजिटिव में आंसर दे दूंगी। सो आई विल लुक आउट फॉर एन ऑप्शन जहाँ पर पॉजिटिव है और ये वाला मैग्नीट्यूड है। अगर मुझसे पूछा होता व्हाट इज द वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो मैं अच्छे से जानती हूँ यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रही हूँ मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मुझे अच्छे से पता है कि सिस्टम काम कर रहा है इतने का, सिस्टम के ऊपर इतने का काम नहीं हो रहा है। तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई सिस्टम के ऊपर कितना काम हो रहा है, तो मैं इतने का ही नेगेटिव आंसर मैंने दे देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मानो एक गैस के लिए एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना है तो आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा? तो मैंने तुम्हें बता दिया एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है गामा मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर। आइसोथर्मल मॉडुलस होता है प्रेशर। तो गामा मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर की वैल्यू इतने गिवन है, गामा की वैल्यू भी गिवन है, तो प्रेशर की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिएगा हम गैस को एक्सपांड करने दे रहे हैं V0 से लेके 2V0 की वॉल्यूम तक, ठीक है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं। तो जो पहली प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, जो दूसरी प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है और तीसरी प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो मानो इन सब में इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 आ रहा है, तो हमें डेल्टा U1 डेल्टा U2 डेल्टा U3 को अरेंज करना है। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर मानो मैं आइसोथर्मल से ही स्टार्ट करती हूँ ना, तो भाई यहाँ पर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अब मानो अगर मैं एडियाबैटिक की बात करूँ, अब एडियाबैटिक में किसी भी तरीके का हीट का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, लेकिन सिस्टम काम कर रहा है। तो सिस्टम काम कर रहा है, ये देखो सिस्टम ने इतना काम किया है, तो सिस्टम ने जितना काम किया है उतनी उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर गई। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव का आ रहा है। आइसोबारिक की बात करूँ तो आइसोबारिक में अगर मानो सिस्टम एक्सपांड हो रहा है, मतलब सिस्टम के अंदर हीट ऐड हुई है, कि सिस्टम में हीट ऐड हुई तो सिस्टम ने काम कर दिया एक्सपांशन का और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। सो डेल्टा U1 हाईएस्ट है, डेल्टा U3 लोएस्ट और डेल्टा U2 बीच में, वो मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है।
अगर मानो मैं रेफ्रिजरेटर के डोर को खोल देती हूँ तो रूम का टेम्परेचर क्या करेगा, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अल्टीमेटली लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे पास ये है, आइसोथर्मल एक्सपांशन में मानो जो आइडियल गैस है वो -50 जूल का काम करती है अगेंस्ट द सराउंडिंग। तो अब तुम्हें समझना पड़ेगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव में अगर कभी भी बात करें उसका सिग्निफिकेंस समझो, उसको इक्वेशंस में ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है थर्मो में। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर गैस काम कर रहा है -50 जूल का, मतलब गैस के द्वारा काम करना 150 जूल का झूठ है। मतलब एक्चुअली में यहाँ पर सिस्टम नहीं काम कर रहा है 150 जूल का, यहाँ पर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है 150 जूल का। अब सिस्टम के ऊपर काम हो गया 150 जूल का, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, तो उतने तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सिस्टम के ऊपर 150 जूल का काम हो गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए, तो अभी यहाँ पर इस सिस्टम को 150 जूल की हीट को रिमूव करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन अगेन PYQ है। यहाँ पर ये गिवन है कि इस पूरी की पूरी साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आई एम होपिंग अभी तक तुम लोगों को क्लियर हो चुका है कि हम लोग कभी भी वर्क डन बाय द सिस्टम PV ग्राफ से निकाल रहे हैं ना, तो वो हमें हमेशा एरिया दे देगा। मतलब एरिया से PV ग्राफ में हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। अब जब साइक्लिक प्रोसेस आती है तो साइक्लिक प्रोसेस भी इजी है कि मानो अब की बार ये PV ग्राफ ऐसे गिवन होता और डायग्राम मेरे पास कुछ इस तरीके का होता, तो वर्क डन की वैल्यू ये होनी थी। बस फर्क कितना है ये जानना कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है। तो हमेशा ऊपर वाली एरो को देखा करो, वो डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली एरो है वो एक्सपांशन की टूवर्ड्स जा रही है, मतलब ये जो मुझे नेट काम है वो एक्सपांशन का मिलेगा। तो अगर तुम इसी लॉजिक का इस्तेमाल करो तो ये मेरे पास पूरी की पूरी ऐसे साइक्लिक प्रोसेस है। तो अगर मानो मैं इसको दो साइक्लिक प्रोसेस में तोड़ूं, एक तो ये वाली साइक्लिक प्रोसेस और उसी तरीके से एक ये वाली साइक्लिक प्रोसेस, तो तुम देखो ना यहाँ पर एक्सपांशन का एरो डोमिनेट कर गया, देखो ऊपर, और यहाँ पर कंप्रेशन का एरो डोमिनेट कर गया। मतलब दिस इज गोइंग टू गिव मी द वर्क डन, दिस इज गोइंग टू गिव मी द वर्क डन ऑन द सिस्टम, और उसी तरीके से दिस इज गोइंग टू गिव मी द वर्क डन बाय द सिस्टम। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो जितना वर्क डन बाय द सिस्टम है उतना ही वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो नेट वर्क डन कितना, 0। ऑप्शन नंबर डी। आई एम होपिंग तुम लोगों को ये जो क्वेश्चंस हैं खूब पसंद आए हो। तो ये तो बच्चों सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे अल्फा क्रैश कोर्स के बच्चों को DPP की फॉर्मेट में मिले हैं। ठीक है, तो अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, ये ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो, 11 फुल मॉक टेस्ट जाते हो, तो मेरे अल्फा क्रैश कोर्स में एनरोल कर लो। तो आई एम होपिंग क्वेश्चन पसंद आए हो। कुछ कमेंट्स तुम कर सकते हो, यू कैन लेट मी नो योर वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं तो एक हैशटैग डन तो कमेंट सेक्शन में बनता है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।